नमस्कार दोस्तों, मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत हमने सल्तनत काल को प्रारंभ किया था और सल्तनत काल का ये तीसरा वीडियो है। सल्तनत काल के अंतर्गत जो पहला सेक्शन है उसमें हमें गुलाम वंश के बारे में पढ़ना था। गुलाम वंश के अंतर्गत पहले वीडियो में हमने कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ा था। ऐबक के बाद हमने इल्तुतमिश को पढ़ा था और इल्तुतमिश के बाद आज हम रजिया और उसके उत्तराधिकारियों का अध्ययन करेंगे। इसके बाद एक अंतिम वीडियो आएगा जिसमें हम बलबन को पढ़ेंगे और गुलाम वंश हमारा समाप्त हो जाएगा। रजिया और उसके उत्तराधिकारियों में सबसे पहले हम रुकुनुद्दीन फिरोज के बारे में पढ़ेंगे। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था किस तरह से इल्तुतमिश ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में अपनी बेटी रजिया को चुना था, क्योंकि उसे लगता था कि उसके पुत्र जो है अयोग्य हैं और ग्वालियर विजय के उपरांत उसने इस बात का घोषणा कर दिया था कि मेरी बेटी जो है रजिया वो उत्तराधिकारी बनेगी। लेकिन किन्हीं कारणों से रुकुनुद्दीन फिरोज बन जाता है, उसको हटा करके वापस रजिया सुल्तान बनेगी। रजिया के खिलाफ फिर विद्रोह होंगे, विद्रोहों को समाप्त करने के लिए पदों का वितरण करेगी, लेकिन अंततः वो तुर्क गुलामों की महत्वाकांक्षा के आगे हार जाएगी और अपने प्राण उसको गंवाने पड़ेंगे। रजिया का इस तरह से पतन हो जाएगा। रजिया के बाद मोइनुद्दीन, बहराम, अलाउद्दीन मसूद शाह और नासिरुद्दीन महमूद किस तरह से शासक बनेंगे, इनको भी हम इसी वीडियो में समाप्त करेंगे। सबसे पहले रुकुनुद्दीन फिरोज की बात कर लेते हैं। रुकुनुद्दीन फिरोज की स्टार्ट होती है कैसे कहानी। होता यह है कि इल्तुतमिश अपनी एक दासी जिसका नाम शाह तुर्कान था, उसकी सुंदरता से प्रभावित होकर के उससे विवाह कर लेता है। उसके विवाह के पश्चात शाह तुर्कान और इल्तुतमिश की संतान के रूप में रुकुनुद्दीन फिरोज का जन्म होता है। आगे चल करके आपको बताया गया था कि सुल्तान किसको बनना था, रजिया को बनना था, लेकिन चालाकी से शाह तुर्कान ने अपने बेटे रुकुनुद्दीन फिरोज को सुल्तान बना दिया। शाह तुर्कान के बारे में खास बात यह है कि सल्तनत काल की सबसे दानी महिला थी। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। लेकिन आगे चल करके रुकुनुद्दीन फिरोज एक कमजोर शासक सिद्ध हुआ। इस वजह से सारे जो सरदार थे उन्होंने संगठित होकर इसकी हत्या करवा दी और अब इस तरह से सुल्तान का जो पद है वो रिक्त हो गया। मौके का फायदा उठा करके रजिया जामा मस्जिद में जाएगी, नमाजियों के साथ खड़ी होगी, उनके सामने खड़ी होगी और उनके सामने न्याय की फरियाद करती है। आपको पहले ही बताया जा चुका है कि इल्तुतमिश के काल में जो भी व्यक्ति फरियादी होता था वो लाल वस्त्र धारण करता था, तभी उसको माना जाता था कि वो कुछ न्याय मांगने आया है। न्याय की फरियाद करती है नवाजियों के सामने रजिया और जनता उसकी बात को स्वीकार करती है और रजिया को न्याय दिलाया जाता है। चूंकि रजिया को वास्तविक सुल्तान बनना था इससे पहले और रजिया को धोखे से हटा दिया गया था, इस तरह से रजिया को न्याय दिया गया और रजिया को शासिका बनाया गया। यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि दिल्ली की जनता ने पहली बार किसके राजा बनाए जाने के लिए उत्तराधिकार के प्रश्न पर निर्णय लिया था, तो आपको रजिया का नाम बताना है। यानी रजिया वो शासिका थी जिसके उत्तराधिकार के प्रश्न पर दिल्ली की जनता ने अपना निर्णय दिया था। इस तरह से रजिया सुल्तान बन जाती है। सुल्तान बनने के बाद वो वह सद उलमा की उपाधि धारण करती है और इस तरह से वो शासिका बन जाती है। सबको पता है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास की पहली और अंतिम महिला शासिका थी। मिनहाज के अनुसार उसके टाइम पीरियड को बताया गया है कि उसने 3 साल 6 माह और 6 दिन तक शासन किया। इसने सुल्तान की पद को प्रतिष्ठित किया और पर्दा प्रथा को त्याग दिया। आपको पता है कि मध्यकाल में और अभी भी पर्दा प्रथा काफी प्रचलित है, मध्यकाल में महिलाओं के लिए और ज्यादा लागू थी। इसने इस व्यवस्था को त्याग दिया, कुबा और कुलाह धारण किया। कुबा एक लंबा कोट होता था और कुलाह एक टोपी होती थी। पर्दा प्रथा को त्याग कर इसने टोपी धारण किया। इस टोपी को कुलाह कहा जाता था, जबकि एक लंबा कोट होता था, उस लंबे कोट को इसने धारण किया। इस बात का काफी विरोध हुआ और धार्मिक मुसलमान इनके खिलाफ हो गए। जब खिलाफ हो जाएंगे मुसलमान तो उन्होंने क्या किया, विद्रोह किया। विद्रोह का कारण एक दूसरा भी था। इल्तुतमिश ने एक व्यक्ति निजामुल मुल्क जुनैदी को अपना वजीर नियुक्त किया था। रजिया ने क्या किया, इस व्यक्ति को हटा करके मुहाजुबुद्दीन को अपना वजीर बना दिया। इस बात से निजामुल मुल्क जुनैदी क्या हो गया, नाराज हो गया। वो और तमाम सारे सरदारों को अपने साथ लेकर के विद्रोह कर देता है। उसके साथ मलिक अलाउद्दीन जानी, सैफुद्दीन कूची, मोहम्मद सालारी, कबीर खां याज आदि शामिल हो गए। सब लोग मिल करके दिल्ली की ओर कूच करते हैं,
लेकिन रजिया ने यहाँ पर चालाकी दिखाई। रजिया अकेले इन सब का कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए रजिया ने इनमें से कुछ लोगों को अपनी ओर मिला लिया। इन्होंने मोहम्मद सालारी और कबीर खां अयाज को पद का लालच देकर के अपनी ओर मिला लिया और तीनों लोग मिल करके बाकी सबको मार देते हैं या बाकी को सबको भगा देते हैं। आगे चल करके रजिया को अपनी शर्त पूरा करने के लिए पदों का वितरण करना पड़ा। रजिया ने अल्तुनिया को भटिंडा का सूबेदार बनाया, कबीर खां अयाज को मुल्तान और लाहौर का, एतगिन को अमीर ए हाजिब का मतलब है दरबारी शिष्टाचार का प्रधान। दरबार में शिष्टाचार से सब लोग बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसकी व्यवस्था देखने वाला व्यक्ति होता था। एक अगले व्यक्ति जलालुद्दीन याकूत को अमीर आखुर बनाया गया। अमीर आखुर का मतलब शाही अश्वशाला का प्रधान बना दिया गया इसको। जलालुद्दीन याकूत के बारे में एक जानकारी है या एक बात अक्सर रहती है कि जलालुद्दीन याकूत एक अबिसिनियाई तुर्क था, यानी एक हबसी तुर्क था, और यह प्रेम करता था, यानी रजिया जो है इससे प्रेम करती थी, ऐसी जानकारी मिलती है। रजिया ने इन सारे लोगों के लिए पदों का वितरण तो कर दिया था, लेकिन अभी भी ये संतुष्ट नहीं थे। इनकी महत्वाकांक्षा भी और ज्यादा बड़ी थी, ये स्वयं शासक बनना चाहते थे। कहने का मतलब ये है कि ये लोग एक लड़की को, एक महिला को अपने ऊपर शासन चलाने की जिम्मेदारी नहीं दे सकते थे, या ऐसा ये जलते थे कि एक लड़की हमारे ऊपर शासन करेगी, तो इस तरह से इनका जो महत्वाकांक्षा है वो बढ़ता जाएगा और अंततः रजिया के शासन को ही समाप्त करेगी। तो इस तरह से आगे चल करके कबीर खां अयाज अल्तुनिया दोबारा विद्रोह करेंगे। आइए देखते हैं कैसे विद्रोह कर रहे हैं। कबीर खां अयाज ने 1240 में रजिया के खिलाफ विद्रोह किया। रजिया ने इसके विद्रोह का दमन कर दिया। इसके बाद भटिंडा के सूबेदार अल्तुनिया ने फिर से विद्रोह कर दिया। रजिया अपनी सेना लेकर के भटिंडा पहुंच जाती है अल्तुनिया के पास, लेकिन जब पहुंची तो उसके टेंट के सामने मलिक याकूत को कत्ल करवा दिया गया, कत्ल करवाकर उसके सामने फेंक दिया गया। इस बात से रजिया काफी ज्यादा हताश हो जाती है, क्योंकि माना जाता है कि रजिया प्रेमिका थी याकूत की, तो रजिया काफी ज्यादा हताश हो जाती है। इस बात का फायदा उठाया जाता है और रजिया को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अल्तुनिया ने उसको गिरफ्तार करके भटिंडा के किले में कैद कर दिया। ये कहानी इधर चल रही है, उधर दिल्ली की गद्दी खाली थी। उस बात का फायदा उठा करके उसके भाई, रजिया के भाई बहराम शाह ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और शासक स्वयं को घोषित कर दिया। इस बात से झटका लगा किसको? दोनों को झटका लगा। रजिया को तो झटका लगा ही लगा, साथ ही साथ अल्तुनिया को भी झटका लगा, क्योंकि अल्तुनिया भी विद्रोह इसलिए कर रहा था क्योंकि वो सुल्तान बनना चाहता था। अल्तुनिया को भी झटका लगा, रजिया को भी झटका लगा, और इस तरह से इनके पास कोई चारा नहीं था और रजिया को निकाल करके जेल से अल्तुनिया ने आपस में विवाह कर लिया। यानी रजिया और अल्तुनिया ने आपस में विवाह कर लिया। विवाह करने के बाद दोनों ने सेना ला करके दिल्ली को कूच किया कि चलो दिल्ली चलते हैं, बहराम शाह से अपने सिंहासन को छीनते हैं। लेकिन ऐसा करने में वो सफल नहीं हो पाए। युद्ध हार करके बहराम शाह से वापस आ रहे थे तो राजस्थान के कैथल नामक स्थान पर आराम कर रहे थे और कुछ हिंदू डकैतों ने उनकी हत्या कर दी। ये प्रश्न पूछा जाता है कि रजिया की हत्या किस स्थान पर की जाती है? कैथल आपको बताना है। इस तरह से रजिया का जो कार्यकाल है वो समाप्त होता है। रजिया के बारे में स्टेटमेंट दिए जाते हैं मिनहाज उस सिराज के द्वारा। अभी पीछे आपको मिनहाज उस सिराज के बारे में बताया गया कि उन्होंने रजिया के कार्यकाल का वर्णन किया है। 3 वर्ष 6 माह 6 दिन बताया है। मिनहाज उस सिराज ने एक और स्टेटमेंट दिया है, ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है। रजिया में बादशाहों के अनुकूल सभी प्रशंसनीय गुण थे, किंतु उसका नायब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, किंतु पतन का मुख्य कारण नहीं था। पतन का मुख्य कारण तुर्की गुलाम सरदारों की महत्वाकांक्षा थी। ये प्रश्न आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि रजिया के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो रजिया के पतन का मुख्य कारण ये था कि तुर्की गुलाम सरदारों की महत्वाकांक्षा काफी ज्यादा थी। वो ये नहीं चाहते थे कभी भी कि एक लड़की, एक रानी हमारे ऊपर शासन करे। इस वजह से वो चारों तरफ विद्रोह कर रहे थे और इस तरह से रजिया अपने कार्यकाल में सफल नहीं हो पाती। ए.के. निजामी का एक स्टेटमेंट है। इस तरह के प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। रजिया के बाद उसका भाई मुइजुद्दीन बहराम शाह सुल्तान बनता है। इसके द्वारा किए गया एक कार्य है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसने नायब मुवालिकात नामक एक नए पद का सृजन किया। कैसे? अभी तक सबसे बड़ा जो पद हुआ करता था वो सुल्तान का होता था। सुल्तान के बाद जो पद हुआ करता था वजीर का होता था।
इसने दोनों के बीच में एक नए पद का सृजन कर दिया। सुल्तान और वजीर के बीच में नायब ए मुमालिकात नामक पद का सृजन कर दिया। और अब आगे चल करके ये नायब ए मुमालिकात सुल्तान की शक्तियों को अपने अंडर में कर लेगा, अपने हाथ में ले लेगा और सुल्तान के लिए खतरा पैदा करेगा। सबसे पहले ये पद एतगिन नामक व्यक्ति को प्रदान किया गया था, अभी पीछे भी आपने इसको पढ़ा था। उसके बाद अलाउद्दीन महसूद शाह नामक एक नया शासक बनेगा और इसके समय में बलबन को अमीर हाजिब का पद प्रदान कर दिया गया। अमीर हाजिब आपको पहले ही बताया गया दरबारी शिष्टाचार का प्रधान होता है। बलबन को अभी ये पद मिला है। आगे चल करके बलबन अपने पद का इस्तेमाल करके अलाउद्दीन मसूद शाह को हटा देगा गद्दी से और हटा करके अपने मन मुताबिक व्यक्ति को सुल्तान बनाएगा। तो इसके मन मुताबिक व्यक्ति कौन है, आइए देख लेते हैं। नासिरुद्दीन महमूद शाह। नासिरुद्दीन महमूद शाह बलबन के हिसाब से शासक बनाया गया, बलबन के कहने पर शासक बनाया गया। तो ये बलबन के लिए कुछ कार्य भी करेगा, आइए कैसे कार्य करता है। बलबन ने सबसे पहली बार अपनी बेटी हुजैरा का इसके साथ विवाह करवा दिया और बदले में बलबन को प्रमोशन मिल गया, यानी अभी तक वो जिस पद में था उससे बड़ा पद मिल गया, नायब मुमालिकात का पद मिल गया। नायब मुमालिकात का पद मिल गया, साथ ही उलूग खां की उपाधि मिल गई। ये सब प्रश्न महत्वपूर्ण है। आगे चल करके ये व्यक्ति एकदम नाम मात्र का शासक रह गया और इसने क्या किया, राजकोष के धन को अपने ऊपर व्यय नहीं किया। बहुत सीधा साधा शासक था, राजकोष के धन को अपने ऊपर व्यय नहीं करता था। अपने खर्चे चलाने के लिए कुरान की आयतें लिखता था और टोपी सिल करके उन्हें बेच करके पैसा कमाता था और उसको अपने जीवन के लिए इस्तेमाल करता था। तो ये प्रश्न पूछ जाता है कि कौन सा शासक था जो टोपी सिलकर आयतें लिखकर अपने खर्चे को चलाता था। नासिरुद्दीन महमूद शाह। इसके दौरान एक बड़ी घटना होती है। 1259 में हलाकू के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण हुए थे। इसके समय में हलाकू एक बहुत बड़ा मंगोल योद्धा था, उसने अटैक कर दिया था। पूछा जाएगा आपसे। आगे चलकर इसका जो टाइम है समाप्त होगा। बलबन इसको हटा करके या इसको अपदस्थ करके शासक बन जाएगा और इस तरह से यह शमसी वंश का अंतिम शासक होगा। शमसी वंश का मतलब इल्तुतमिश के द्वारा स्थापित किया गया वंश। और इसके बाद से नासिरुद्दीन महमूद शाह के बाद से एक नया वंश चलेगा जिसको हम बलबनी वंश के नाम से जानेंगे। मिनहाजुस सिराज, पीछे आपको बताया गया था इल्तुतमिश के समय में इसने किताब लिखी तबकात नासिरी। इस पुस्तक में महमूद शाह को सर्वश्रेष्ठ सुल्तान बताया गया है। याद रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ सुल्तान बताया गया है, सर्वश्रेष्ठ मुसलमान नहीं बताया गया। सर्वश्रेष्ठ मुसलमान किसको कहा गया है? गियासुद्दीन तुगलक को कहा गया। इसको हम आगे पढ़ेंगे। किसने कहा है? बर्नी ने कहा है। सर्वश्रेष्ठ सुल्तान कहा गया है सिराज के द्वारा। किसको कहा गया? नासिरुद्दीन महमूद के लिए कहा गया है। जबकि सर्वश्रेष्ठ मुसलमान बर्नी ने कहा है किसको? गियासुद्दीन तुगलक को कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि 5 बार की नमाज पढ़ता था और इस्लाम के अनुसार जो भी कार्य होते थे उनको सबको करता था। इस तरह से नासिरुद्दीन महमूद का काम खत्म हो गया। बलबन आगे चल करके शासक बन जाएगा स्वतंत्र। तो बलबन के कार्यों और उसके उत्तराधिकारियों के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।